हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपका स्वागत है। दो विश्व युद्धों के बीच रूसी क्रांति और महामंदी। प्रथम विश्व युद्ध के समाप्त हो जैसे जैसे समाप्त होने लगा था वैसे ही यूरोप में क्रांति की लहर जो दौड़ रही गई थी, क्योंकि इस समय युद्ध से सभी लोग परेशान से त्रस्त थे और पुराने राजघराने और तानाशाही की राज व्यवस्था को उखाड़ फेंकना चाहते थे। इसलिए सभी युद्ध के विरोध में हो गए थे और इस क्रांति की शुरुआत जो है 1917 में रूस की क्रांति के द्वारा शुरू हुई। सबसे पहले 1917 में रूस में क्रांति हुई। इसमें सम्राट जार निकोलस को अपनी गद्दी त्यागनी पड़ी और धीरे धीरे यह लहर जो है जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, बुल्गारिया, तुर्की आदि राजघरानों में भी पहुंच गई थी और उसे धराशायी कर दी थी। अब रूस में अक्टूबर 1917 में एक और क्रांति हुई जिसके द्वारा वहाँ साम्यवादियों की सरकार बनी। साम्यवादी सरकार आई और अन्य देशों में साम्यवादी या समाजवादी सरकारें तो नहीं बनी, मगर वहाँ पर लोकतांत्रिक सरकार बनी। केवल रूस में ही सोवियत की साम्यवादी सरकार बनी। बाकी शहरों में, बाकी देशों में कहना चाहिए, लोकतंत्र की स्थापना हुई। जर्मनी में वाइमर संविधान लागू हुआ। वाइमर संविधान इसलिए कहते हैं क्योंकि ये वाइमर नामक स्थान पर बना था, इसलिए इसे वाइमर संविधान कहते हैं। और इसके तहत प्रत्येक वयस्क और महिला और पुरुष दोनों को ही, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, वोट डालने का अधिकार प्राप्त हुआ। वाइमर संविधान गणतंत्र लगातार तनाव से ग्रस्त रहा, क्योंकि एक तरफ उसे पर विजयी देशों का दबाव था कि वह वर्साई की संधि की शर्तों को पूरा करे। पिछले पार्ट में आपने वर्साई की संधि देखी थी, जिसमें अमानवीय तरीके से, अलोकतांत्रिक तरीके से विभिन्न देशों ने जो विजयी हुए थे उन्होंने जर्मनी पर दबाव डाला वर्साई की संधि करने के लिए, और उसके तहत उसने अनेक प्रकार की शर्तें उस पर लागू कर दी थी। और दूसरी तरफ जर्मन के लोग थे, इसके खिलाफ जबरदस्त गुस्सा उफन रहा था। इस वर्साई की संधि के खिलाफ जो है लोगों के मन में बहुत अधिक गुस्सा था। इस कारण जर्मनी में जो लोकतांत्रिक सरकार बनी वह अधिक समय तक नहीं चल सकी। तुर्की में लोग ने पुराने ऑटोमन सुल्तान, जो कि अपने आप को मुसलमानों के खलीफा कहते थे, राज्य की जगह सुल्तानों के राज्य की जगह मुस्तफा कमाल अतातुर्क के नेतृत्व में 29 अक्टूबर 1923 को एक लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष सरकार बनी और इसने अपने राज्य में बालक बालिकाओं के लिए आधुनिक स्कूल की व्यवस्था की, मदरसों की जगह आधुनिक स्कूल की व्यवस्था की और लोकतांत्रिक कानून बनाए गए। इस प्रकार इस्लामी राज्य न रह करके एक आधुनिक राष्ट्र के रूप में विकसित हुआ। कौन सा राज्य? तुर्की देश जो था वह। 1929 से विश्व भर में आर्थिक मंदी का दौर शुरू हुआ। आर्थिक मंदी के दौर के कारण अधिकांश देशों की अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई। यहाँ पर बेरोजगारी बढ़ी। जर्मन में मंदी और वर्साई की संधि दोनों के तहत बहुत हानि हो रही थी और जो लोकतांत्रिक सरकार थी वह इसमें किसी भी प्रकार की मदद नहीं कर पा रही थी। इसका गुस्सा लोगों में था और इसी का फायदा उठा करके हिटलर और उसकी नाजी पार्टी सत्ता में आ गई और उन्होंने तेजी से सभी विपक्षी दलों और मजदूर संगठनों का दमन कर दबा दिया और उन्होंने यहूदियों के खिलाफ एक भयानक अभियान छेड़ा। धीरे धीरे हिटलर जो है वर्साई की संधि की जितनी भी शर्तें थी उसका उल्लंघन करने लगा और फिर एक युद्ध की तैयारी में जुट गया, जिससे कि वह पुनः पूरे विश्व पर अपना आधिपत्य कर सके। उन्हीं दिनों में ब्रिटेन और अमेरिका भी थे
उन्होंने एक नए राज्य की अवधारणा को विकसित किया जिसे वेलफेयर स्टेट के नाम से जाना गया, जिसे कि वेलफेयर स्टेट के नाम से जाना गया। वेलफेयर स्टेट का अर्थ यह है कि लोक कल्याणकारी राज्य, ऐसा राज्य, ऐसा देश जिसने अपने नागरिकों की समस्त जिम्मेदारियों को अपने ऊपर ले लिया था, अर्थात वह राज्य जो कि लोक कल्याण के लिए प्रमुख जिम्मेदारी माने, लोक कल्याण को ही अपने सर्वस्व जिम्मेदारी समझे, उसे कहते हैं वेलफेयर स्टेट। इसके तहत सार्वभौमिक मताधिकार, राज्य से स्वतंत्र संचार माध्यम, बहुदलीय राजनीति आदि के साथ साथ नागरिकों को समान अवसर दिलाना, शिक्षा व्यवस्था, बेरोजगारी दूर करना और निराश्रितों और बीमारों और वृद्धों की देखभाल आदि को राज्य का कार्य बनाया, या इसे राज्य ने अपने जिम्मे ले लिया। ऐसे राज्य को वेलफेयर स्टेट कहा गया। और इस प्रकार के लोक कल्याणकारी कार्यों के द्वारा ही ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देश जो है 1929 की मंदी से उभर सके थे। रूस की क्रांति। युद्ध के पूर्व में रूस 1914 तक एक विशाल साम्राज्य बन चुका था। यहाँ पर अनेक जाति के लोग थे, भिन्न भिन्न जातियों के लोग थे, और यहाँ पर जो सत्ता थी अभिजातीय वर्ग के भूस्वामियों के सत्ता हाथ में थी। भूस्वामी यानी जो जमीन के मालिक थे, जमींदार कहना चाहिए उसे, उसकी सत्ता यहाँ पर अधिकतर लोग जो थे उनके ही सत्ता चलती थी, जिनके पास में जमींदारी थी या भूस्वामी थे। 1861 में रूस ने कृषकों को अर्धदास के रूप में रखा गया था। 1861 तक यहाँ पर रूस में जो भी किसान थे वे अर्धदास के रूप में होते थे। वे किसान जो थे जमीनों से ही बंधे होते थे और भूस्वामियों की आज्ञा के बिना, जो वहाँ के जमींदार थे उनकी आज्ञा के बिना वो कोई दूसरा काम धंधा नहीं कर सकते थे, न ही गांव को छोड़ के जा सकते थे। यदि जमींदार जो है या भूस्वामी जो है किसी जमीन को बेचता था तो उसके साथ साथ उस जमीन पर काम करने वाले किसानों को भी वह उन्हें हस्तांतरित कर देता था, अर्थात बेच देता था। 1861 में जार ने घोषणा की जिसके द्वारा इस प्रथा से किसानों को मुक्ति मिली। अब वे भूस्वामियों के पास ही थी, अब भी जमीन जो थी भूस्वामियों के पास थी। किसानों को तो इस प्रथा से मुक्ति मिली, परंतु जमीन जो थी अभी भी भूस्वामियों के पास थी और वह उस जमीनों को किसान जो है ऊंची दरों पर किराए से मिलती थी। किराए से जमीन को लेते थे और उसमें खेती करते थे, और किराया भी इतना अधिक था कि वे किसान जो थे उसे देने में असमर्थ थे। कई भूस्वामी जो थे अपने अधिक किराया लेने के कारण किसानों को दी गई, मगर जो किसानों को जमीन भी दी गई, उन्होंने जो जमीनें बेची भूस्वामियों ने, वह जमीन इतनी घटिया थी जिसमें अनाज उगा पाना संभव नहीं था, या तो बहुत कम मात्रा में अनाज उत्पन्न होता था, और उसकी जो रकम थी, उसकी जो कीमत थी वह भी बहुत ज्यादा थी। रकम किसानों को बहुत बड़ी रकम चुकानी पड़ी। शासन की ओर से यह रकम भूस्वामियों को चुकाई जानी थी। इस जमीन की कीमत सरकार को नहीं बल्कि जो जमींदार थे जिनकी जमीनें थी उन्हें ही चुकाना पड़ता था। किसानों ने इसे किस्तों में पटाना था। किसानों को इस जमीन की कीमत जो है किस्तों में पटानी थी, परंतु यह जमीन जो है इसकी कीमत इतनी अधिक थी कि पीढ़ियां बीत गईं। पीढ़ियां बीतने के पर भी यह ऋण नहीं चुका पाए किसान। कुल मिलाकर 1861 के सुधारों से भूस्वामी ही लाभान्वित हुए, जो जमींदार थे उन्हें ही लाभ हुआ, किसानों को किसी प्रकार का लाभ नहीं हुआ। इसी प्रकार के लेकिन रूस के किसी प्रकार के लोकतंत्र या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं थी। साम्यवादी शासन में कभी भी व्यक्ति को अपनी स्वतंत्रता प्राप्त नहीं होती, वह कभी भी अपने लिए कुछ नहीं सोच सकता और न ही अपने लिए सरकार से किसी प्रकार की मांग कर सकता है। उसे लोकतंत्र या अभिव्यक्ति की आजादी नहीं होने के कारण जार
पूरी तरह से निरंकुश शासक बन के रह जाता था और अपने बहुत सीमित वर्ग को ही इसका लाभ प्राप्त हो सकता था। इस साम्यवादी शासन व्यवस्था में जो है लाभ जो है बहुत छोटे से भूस्वामियों को या लोगों को ही प्राप्त हो सकता था। इस तरह किसानों की हालत जो है सुधरने लगी और अपनी आजीविका की खोज में ये सभी किसान जो है धीरे धीरे वहां से हटने लगे। शहरों में बन रहे कारखानों में जाके वे मजदूरी करने लगे, शहरों में जाके अपने कारखानों में मजदूरी करने लगे और कुछ किसान जो है सेना में भर्ती हो गए। इस प्रकार रूस में किसानों और मजदूरों व सैनिकों के बीच एक गहरा संबंध स्थापित हो गया। जो किसान थे वही मजदूर भी थे और वही सैनिक भी थे। इस प्रकार इनमें एक गहरा संबंध था। 1880 के बाद रूस के शासक में आधुनिक उद्योगों का महत्व को समझने लगे। रूसी शासक में आधुनिक उद्योगों के महत्व को समझने लगे थे। अब 1880 के समय में उन्होंने सेना के लिए अधिक आधुनिक हथियार जो बड़े कारखानों में ही बन सकते थे, अतः उन्होंने जारशाही राज्य ने उद्योगों को लगाने की पहल की और ब्रिटेन, फ्रांस के माध्यम से धनी व्यापारी और छोटे उद्योग लगाते थे। रूस में राज्य के विदेशी निवेशकों को बड़े कारखाने लगाने के लिए आमंत्रित किया और उन्हें बहुत सी सुविधाएं, रियायतें यानी सुविधाएं प्रदान की। इस कारण रूस में औद्योगिकरण भी अभिजात्य राज्य के नियंत्रण में ही हो रहा था। जो रूस में जो भी अभिजात्य वर्ग के लोग थे यानी अमीर लोग, धनी परिवार के लोग थे, उन्हीं लोग जो है इन उद्योगों में पैसे भी लगा रहे थे और लाभ भी उन्हीं को प्राप्त हो रहा था। इस प्रकार से रूस की शासन व्यवस्था में अधिक उद्योगों का भी विकास हुआ और इन्हीं उद्योगों के विकास का लाभ केवल अमीरों को ही प्राप्त हुआ। गरीब जनता वैसे ही पिसती रही गरीबी में। और यहाँ एक स्वतंत्र मध्यम वर्ग और शक्तिशाली पूंजीपति वर्ग का विकास नहीं हो सका। लेकिन बढ़ते औद्योगिकरण के साथ साथ शहरीकरण भी हुआ। यहाँ पर मध्यम वर्ग का अधिक विकास नहीं हुआ और न ही शक्तिशाली पूंजीपति वर्ग का विकास हुआ। केवल कुछ औद्योगिकीकरण के कारण केवल कुछ अभिजात्य वर्गों को ही लाभ हुआ। लेकिन यहाँ एक चीज यह हुई कि औद्योगिकरण के कारण शहरीकरण अर्थात शहरों का विकास हुआ और बड़ी संख्या में औद्योगिक मजदूर रहने लगे जिन्हें बहुत कम वेतन दिया जाता था और वे बहुत ही दयनीय हालत में वहाँ पे काम करते थे और रहते थे। रूस में जो कारखाने बने वे बहुत बड़े थे जिनमें हजारों मजदूर एक साथ काम करते थे और इन मजदूरों के आपस में संगठन बनाने और मांगों के लिए एक साथ लड़ने की क्षमता बनी। ज़्यादातर मजदूर गांव के किसान परिवारों से ही थे, इस कारण वे गांव की समस्याओं को भी समझते थे। किसान परिवार के मजदूर भी थे, सेना में भी थे, तो वे अपने गांव के किसानों की और अपनी स्थिति को समझते थे। यहाँ पर औद्योगिकरण तो हुआ किंतु इनमें वेतन बहुत कम दिया जाता था, जिसके कारण यहाँ के मजदूर जो थे वह बहुत ही दयनीय स्थिति में रहते थे। उन्नीस 1905 में जब जार शासित रूस में लोकतंत्र और लोकतांत्रिक अधिकार नहीं थे, रूस में जो थे लोकतंत्र और लोकतांत्रिक अधिकार नहीं थे और लोगों को सरकार की खुलकर आलोचना करने का भी अधिकार नहीं था। ऐसी स्थिति में ये मजदूर जो है गुप्त जगह जगह गुप्त संगठन बने और गुप्त रूप से इनकी संगठनों की गुप्त रूप से संगठन जो बनते थे, इनकी कार्यवाही भी गुप्त रूप से होती थी। धीरे धीरे गुप्त चोरी छुपे ये लोग मिलते थे और आंदोलन समय समय पर वह आतंकी हमले करके और छुप जाते थे या आतंकी हमलों का रूप ले लेते थे। ये संगठन जो है कभी कभी अधिक गुस्सा आने पर या अधिक तकलीफ होने की स्थिति में ये लोग क्या करते थे, आतंकी हमले के रूप में ये लोग अपनी कार्यवाही करते थे। इस बीच 1905 में रूस और जापान के बीच में युद्ध हुआ
और इस युद्ध में रूस हार गया। इस कारण जार का दबदबा जो है वह कमजोर हुआ, क्योंकि वहां लोगों को यह लगने लगा कि एक छोटा सा देश जापान से इतना विशाल देश रूस हार गया। इससे जनता में और अभिजात्य वर्ग जो था उसमें जार की जो स्थिति थी वह कमजोर होने लगी। इस समय रूस के विभिन्न शहरों में मजदूरों ने शांतिपूर्वक जुलूस निकालकर जार के महल के सामने अपनी गुहार सुनाने के लिए इकट्ठा हुए, तो उन पर गोलियां चला दी गई। किनके ऊपर? मजदूरों के ऊपर गोलियां चला दी गई। निहत्थे मजदूर थे, वे अपनी फरियाद सुनाने के लिए जार के पास गए थे, तो जार ने उन पर गोलियां चलवाने का आदेश दे दिया और उन पर हजारों लोग उसमें मारे गए। इससे गुस्सा होकर के पूरे रूस में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया, और जिसमें रूस में चुनी हुई संसद, तब जार ने क्या किया, राजनीतिक सुधार लाने के लिए घोषणा की कि वह रूस में भी चुनी हुई संसद जिसे डूमा कहा गया की स्थापना हुई, लेकिन चुनाव के एक जटिल और अप्रत्यक्ष तरीके से हुआ, जिसमें कुल मिलाकर के केवल धनी और अमीर परिवार के लोग ही इसके सदस्य बन पाए डूमा में। उसके पश्चात भी जो जार था वह डूमा की जो बैठकें हैं उसे अपनी सुविधा अनुसार बुलाता था, और जार जो था डूमा के किसी भी प्रस्ताव को ठुकरा सकता था और उसके अधिवेशनों को स्थगित कर सकता था, और जब चाहे तब बुला सकता था। वह अपने सुविधा अनुसार डूमा का भी उपयोग कर रहा था। इस घोषणा के बाद से बहुत क्रूर तरीकों से आंदोलनों को दबाया गया, जिसमें 10,000 से अधिक लोग मारे गए, 75,000 से अधिक लोगों को जेलों में बंद कर दिया गया, और कई लोगों को काला पानी की सजा दी गई, जो साइबेरिया की जेलों में भेज दिया गया। साइबेरिया उस समय काला पानी के लिए प्रसिद्ध था। वहां पर बहुत ठंडी थी, न खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं थी। ऐसे स्थानों में उन्हें काला पानी की सजा दी गई। इस प्रकार बड़ी बेरहमी से 1905 के आंदोलनों को दबा दिया गया। तो बच्चों, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम इसके आगे देखेंगे। ओके, बाय।